हमारे मध्य देवास से एक नाम यहां पर उपस्थित है, एक ऐसा नाम जो कि कोटा राजस्थान से आया है, भूपेंद्र राठौर। मैं उस अग्निधर्मा स्वर को बुलाता हूं जो देश की बात करता है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ कोटा से पधारे कवि जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करके आए हैं इस राधेश्याम कथावाचक की नगरी में, इस नाथ नगरी बरेली में, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मैं भूपेंद्र राठौर को बुलाता हूं, उस पगड़ीधारी कवि को बुलाता हूं। आपका मन मिले कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बन का भ्रमर गुलवदन पे मिटे, मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गई जो वतन पे मिटी। जोरदार तालियां आदरणीय भूपेंद्र राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोहित राकेश जी, मोहन मुंतजिर जी, जिन्होंने इस राजस्थान की धरती के बाद मुझे उत्तर प्रदेश की इस परम और वीर धरती पर, थोड़ा इको कम कर दो, हाँ इको कम कर दो डॉक्टर साहब, बच्चे बुला लीजिए, का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है साहब, जहाँ के मुख्यमंत्री कमारे हो, वहाँ के अधिकारी मोहब्बत के प्यारे हो, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी साहब। बहुत अच्छा हमारे एडीएम साहब ने मोहब्बत के अल्फाजों से इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयाँ दी। अस्पताल में 2 चीज़ बड़ी गंभीरता से लिखी जाती है, कृपया शांति बनाए रखें, आवाज़ ना करें। लेकिन ये भी कवियों की हिम्मत है साहब का अस्पताल के नीचे इतनी तेज आवाज़ में बोलकर अगर आपकी तालियां बजवा रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे दोनों बड़े अतिथि जो हमारे बीच से चले गए, कुछ व्यस्तताएं होती है क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे मंत्री, और दोनों की बहुत व्यस्तताएं होती है। डॉक्टर साहब के आगे हमने वो चीज़ें रख दी जिन चीज़ों को वो खुद मना करते हैं कि तेल का तला भुना न खाएं। हमने भर पेट प्लेट उनके आगे रखी तो उनको जाना पड़ा। मंत्री महोदय, और वो भी वन मंत्री, और वर्तमान में इतनी बड़ी जिम्मेदारी साहब मंत्रियों की कि उन्हें चीतों से भी तेज दौड़ना पड़ता है जो वन मंत्री हों। तो उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करना। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आदरणीय एडीएम साहब, मेरा छोटा भाई भी है, देश का बहुत बड़ा कवि भी है, उपेंद्र पांडे। जैसे ही आया मैंने कहा यार बड़ा सुंदर लग रहा है क्या, मैंने कहा पार्लर वालर से ही आया है क्या? इसने कहा पार्लर वालर से नहीं आया, मैं सीधा दिल्ली से आया हूँ। साहब अगर कोई कवि 5 घंटे की यात्रा दिल्ली से बरेली तक की करके आए और उसके बाद भी उसके चेहरे की चमक वो की वही बनी रहे, तो इस बात का प्रतीक है कि इस बार जो यमुना की सफाई छठ पूजा पर हुई है वह ईमानदारी से सही हुई है। वाह, जिंदाबाद। तब कहीं कहना चाहता हूं कि पहले भी सरकारें थी पर भारत गंदा दिखता था। गांधी गौतम वाला भारत सबको अंधा दिखता था। पूरी दुनिया में भारत की हंसी उड़ाई जाती थी। जब कोई विदेशी आता था सड़कें धुलवाई जाती थी, पर थाम तिरंगा हाथ में झाड़ू पूरा भारत सजा दिया। हम में असली गांधीवादी ये भारत ने बता दिया। वाह, जिंदाबाद। भारत की 2 बेटियों ने 2 दिन में वो कर दिखाया कि वो चांद सितारे वाला पाकिस्तान घुटनों में आ गया। और बेटों ने तो कार्यक्रम चालू ही नहीं किया था, सिर्फ 2 बेटियां थी। एक हमारी 5 बार की नमाज पढ़ने वाली सोफिया कुरैशी और दूसरी हनुमान चालीसा गाने वाली व्योमिका सिंह। तब पढ़ना चाहता हूं कि उनकी पूरी तैयारी थी भारत को दहलाने की, केसरिया झंडों के ऊपर रंग हरा पुतवाने की। क्या सोचा था पहलगाम से पूरा देश हिला देंगे, नफरत वाली आंधी में एक पलाद जला देंगे, पर लोगों को पता नहीं था दिल्ली के दरबारों का, और खेल अभी तो बचा हुआ था भारत के सरदारों का। वाह, जिंदाबाद। और एक भाषा और बोली गई, जब उस 7 दिन जिसकी शादी को हुए हो, यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, गोलियों से धर्म पूछकर मार दिया गया। उसने कहा मुझे तो मार ही दिया, मेरे पति को मुझे भी मार दीजिए। तब आतंकवादियों ने कहा तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को बता देना
मित्रों, उनकी किस्मत अच्छी थी जो उनके मुंह से शब्द सही निकला। अगर उन्होंने कहीं ये कह दिया होता कि जाकर योगी को बता देना, तो ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर हो गया होता। जिंदाबाद। तब पढ़ना चाहता हूं कि अब भारत के बेटे मिलकर ऐसा भाग बनाएंगे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, केसरिया हो जाएंगे, और जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुसकर फोड़ेंगे। ये को कम कर दो। हाँ। पाकिस्तान में घटना घटी साहब, लोग कहते हैं हिंदुस्तान क्या है, तब पढ़ना चाहता हूं साहब, हिंदुस्तान वो है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, लोग जब दोनों देशों में फंस गए, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि या तो आप बस में हो तो अपने हाथ में तिरंगा ले लो, छत में हो तो अपने हाथ पे तिरंगा ले लो, सड़क पे चल रहे हो तो अपने हाथ में तिरंगा ले लो। न रूस की हिम्मत है न यूक्रेन की हिम्मत है, एक गोली भी चला दे, ये 2025 का भारत है, ऐसी की तैसी कर रख दे। अच्छी और तो और जिंदाबाद। बांग्लादेश और पाकिस्तान के विद्यार्थी भी मजबूरी में तिरंगा पकड़कर जिंदा वापस आए। यह इस तिरंगे का शौर्य पराक्रम है। पाकिस्तान में 6 कुतिया, एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया, वहां का मंत्री दौड़ा दौड़ा आया, प्रधानमंत्री जी गजब हो गया, गजब हो गया। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है और वो पिल्ले नारे लगा रहे हैं, भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलने चलेंगे, वो मिलने गए, बात बिल्कुल सच निकली। उस कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे रखा था, लेकिन वो पिल्ले नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मंत्री को चांटा मार दिया प्रधानमंत्री ने, झूठ बोलता है, तू तो कह रहा था कि ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं। तब उस मंत्री ने कहा, वजीर आजम मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जिस दिन ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे वो इन पिल्लों के जन्म का पहला दिन था, इनकी आंखें बंद थी, आपको आने में 11 दिन लग गए और इन पिल्लों की आंखें खुल गई और इन्हें भी पता चल गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वाह, ये अच्छी टिप्पणी है। तब कहीं पढ़ना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति के सम्मान में कि नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है। नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, वो नपुंसकों की फौज कभी जाबाज नहीं हो सकती है। और कान खोलकर सुने चाइना और पड़ोसी पाकिस्तान, भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती। वाह, चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। वाह, जिंदाबाद। थोड़ा और आपका सांप्रदायिक सौहार्द देखना चाहता हूं। हमारे बीच 2 ऐसे मेरे भाई बैठे हुए हैं जो 5 बार की नमाज पढ़ते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का नायक क्या है, मेरे राजस्थान का परिचय, कि पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था, शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था, और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी। जिंदाबाद। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के एक सांसद महोदय ने यह कहा, महाराणा प्रताप जी के दादाजी के लिए यहाँ बड़े लोग बैठे हुए, मेरे दादा की उम्र के लोग बैठे हुए, कर राणा सांगा तो कायर थे। मित्रों, जब उत्तर प्रदेश के एक सांसद की यह भाषा हो जाए, राणा सांगा कायर थे, तो मेरी जिम्मेदारी तब बन जाती है जब मुझे मोहन भैया और रोहित राकेश जी के द्वारा राजस्थान से इस वीर धरती पर बुलाया जाता है। तब मैंने कहा जब भारत के राणा सांगा वीर गति को पाए थे, तब बाबर की औलादों ने गीत खुशी के गाए थे, बाबर जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे, और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। वाह, भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की एक बार तालियां बजाइए जोरदार। हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया, राजगीत पर तुम चुप बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया, अरे जिस थाली में खाना खाया
उस थाली में छेद किया। वाह, जिंदाबाद। वरना हम तो यही चाहते हैं, हमारा मंच ये चाहता है, हमारे कवि सम्मेलन, हमारे मुशायरे भी यही चाहते हैं कि और भी ऊंचा, और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए, हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। कुछ लोगों ने कहा, मित्रों 1947 से लेकर 2025 तक का कश्मीर पढ़ता हूं, क्योंकि यहां 3 पीढ़ियों के लोग बैठे हुए हैं। अगर रोहित राकेश के रूप में पोते की उम्र का प्रतिनिधित्व करने वाला नौजवान बैठा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब और बड़े लोगों की तरह पिता की उम्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं। और मैं दूसरी तरफ नजर दौड़ाता हूं तो कहीं ना कहीं हमारे दादा की उम्र के 80-75 साल की उम्र के दादा के प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे। तब एक कश्मीर पढ़ता हूं, कैसे कैसे कश्मीर बदलता गया। इसलिए धारा 370 हटानी पड़ी, क्योंकि राजा हरि सिंह का कश्मीर लौटा न था। मैं मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। मैं धारा 370 शुरू करता हूं। क्यों हटानी पड़ी साहब, कैसा था कश्मीर और कैसे बदलता गया। वो ऋषियों की धरती तीवा हवन कुंड भी होते थे, वो ऋषियों की धरती तीवा हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे। अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। वाह, जिंदाबाद। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे। रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी, जन्नत की फुलवारी को उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्या। वाह, जिंदाबाद। उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। हाथों में बंदूकें लेकर बम को फोड़ा जाता था। अमरनाथ की धरती पर भी मंदिर तोड़ा जाता था। कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था और बहन बेटियां मर ना जाए तब तक नोचा जाता था। कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था, बहन बेटियां मर ना जाए तब तक नोचा जाता था। और इतना सब कुछ होने पर भी सरकारें सजाती थी जब हुर्रियत के दरबारों में दिल्ली पूंछ हिलाती थी। लेकिन हमने अब वो परिवर्तन भी देखा है कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था। भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है। वाह, जिंदाबाद। तब कहीं पढ़ना चाहता हूं साहब कि कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था, बहन बेटियां मर ना जाए तब तक नोचा जाता था। और इतना सब कुछ होने पर भी सरकारें सजाती थी जब हुर्रियत के दरबारों में दिल्ली पूंछ हिलाती थी। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे, लाल चौक पर खड़ा करेंगे, सीधी गर्दन काटेंगे। लेकिन यही नहीं हुआ साहब, हमें यह भी लिखना पड़ा, क्योंकि मेरा इतना सा परिचय है। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, अपने मुंह से मैं ताली की यारो मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारो रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। एडीएम साहब, सरकारें बदल गई, हमने सोचा अब तेवर बदलेंगे, लेकिन 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने महबूबा मुफ्ती जी को समर्थन देकर सरकार बना ली। तब कवि को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। तब मैंने तब भी लिखा कि 56 इंच सीने की ताकत जम्मू में दिखलाते, सूरज बनकर आप चमकते, वो चंदा तारे छिप जाते, वो आतंकी छोड़ रहे थे, तुम गठबंधन ठुकराते, उस दिन मोदी तुम भारत के बाल ठाकरे कहलाते। और कहीं ना कहीं हमारी बात वहां तक पहुंची। कवि और क्रुद्ध होता है, क्योंकि कवि की जिम्मेदारी होती है दिन को दिन लिखे और रात को रात लिखे। तब कहीं कहना चाहता हूं कि माना गठबंधन की सरकारों में झुकना पड़ता है, चलते चलते राही को भी झुकने पड़ता है। हम तुमको भारत का धृतराष्ट्र नहीं होने देंगे, 100 पापी कौरव वाला पाप नहीं होने देंगे। माना मैडम पीएम सीएम की कितनी मजबूरी हो, पर गद्दारों को गोली मारे वो सरकार जरूरी हो।
संविधान में संशोधन अधिकार तुम्हें दे रखा है, नहीं तुम्हारे आगे कोई किस्ती लक्ष्मण रेखा है, दोनों सदनों को मिलकर तुम संशोधन ला सकते हो, भारत माता के बेटों को जिंदा बचवा सकते हो, लेकिन तुम भी ढुलमुल वाली नीति को अपनाते हो। सरदार पटेल की भाषा में तुम क्यों नहीं देश चलाते हो? और कहीं ना कहीं बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। क्या परिवर्तन हुआ भारत में? क्योंकि जब जब कोई बात गलत हुई कवि को जिम्मेदारी निभानी पड़ी। अगर कहीं पर उपेंद्र भाई मैंने ये लिखा कि 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमाड़ी पैसे खाकर बैठे खेलों में, लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था यार, तभी तो मुल्क पड़ोसी दुश्मन ने मुंह खोला था। लेकिन हमने देखा है अब अच्छे दिन भी आए हैं जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाया। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन मित्रों, जब हम दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए, उत्तर प्रदेश जीत गए, लेकिन आपके बरेली के पास की एक ऐसी सीट हार गए जो हमें नहीं हारनी चाहिए थी। एक बड़ा कारण पढ़ता हूं, मेरे सामने अधिकारी बैठे हुए हैं, कभी बैठे हुए मंच पर भी लोग हैं। क्या कारण रहा कि हम वो सीट हार गए? राजनीतिक दलों के दुशाले उतार कर सुनना, मैंने भी पहनकर नहीं लिखी है कि माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो, जनगण मन में गाया जाए वो भारत अधिनायक हो। यार आपके शासन में सेना ने सीमा लांगी है यार, तभी तो पाकिस्तानी फौजें पीछे भागी है यार। आपके शासन में कोरोना पड़ते देखा है, मोदी जी के साथ देश को हमने लड़ते देखा है। थाली चम्मच और कटोरी हमने खूब बजाए थे जब भारत के चंद्रयान ने गीत खुशी के गाए थे, लेकिन इन सारे कर्मों पर बेरोजगारी भारी है, इसीलिए तो रामलला की अवधपुरी भी हारी। जिंदाबाद। इसीलिए तो रामलला की अवधपुरी भी हारी है। तब कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। क्या परिवर्तन आया वर्तमान भारत में? जो अमेरिका मोदी जी को वीजा देने को तैयार नहीं था, वह आज मोदी जी को जीजा बनाने को तैयार है। तब पढ़ना चाहता हूं कि पूरी दुनिया साथ खड़ी। मुझे आपकी अंतिम तालियों के साथ विदा करना और मेरे बाद के कवि की अगवानी करना कि पूरी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। चीन पाक भी बोल रहे हैं, लिखी नई इबारत है, अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं। अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से हेटे हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर सरी के बैठे हैं। अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जय हिंद, जय भारत।